नमस्कार, मैं डॉक्टर गजेंद्र चक्रधारी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बटमूल आश्रम कॉलेज, महापल्ली, सालेवाना, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। आज हम अध्ययन करेंगे एक नए सब्जेक्ट और इसमें दो क्लास को एक साथ पिरोया गया है क्योंकि दोनों क्लास का टॉपिक जो है एक ही है और इसलिए हम इसमें बात करते हैं BA फाइनल ईयर का जो सेकंड पेपर है जिसमें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ के विषय संदर्भ में है और छत्तीसगढ़ के जो चौथा यूनिट है उसमें है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस। ठीक इसी तरह से MA सेकेंड सेम ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले यूनिट थर्ड में मिनरल एवं पावर रिसोर्सेस इसमें टॉपिक है जिसमें पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं मिनरल्स के ऊपर में और आज हम बात करेंगे पावर रिसोर्सेस के ऊपर में। पावर रिसोर्सेस में खास तौर पे शक्ति है कोक की और ये है कोयला। आज हम इसके बारे में बात करेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ के संबंध में। अब ये दोनों क्लास BA फाइनल ईयर और MA सेकेंड सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर फोर्थ थर्ड यूनिट। आइए हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन पावर रिसोर्सेस की। ऊर्जा संसाधन हम इसको शक्ति भी कहते हैं, दूसरे रूप में ऊर्जा या शक्ति संसाधन। और चूंकि ये दोनों कंबाइन है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस से और आप जानते हैं कि पावर ऊर्जा या शक्ति संसाधन क्या होते हैं। खास तौर पे मानव सभ्यता का जो विकास रहा है वह उसमें जो प्रमुख आधार रहा है ऊर्जा का ही, शक्ति का ही। शक्ति के द्वारा ही वैज्ञानिक, प्रावैधिकी, औद्योगिक और आर्थिक विकास किया जा सकता है। इसके बगैर ये कुछ भी नहीं है। आज के आधुनिक आधार की जो शिला होती है प्रगति करने की, विकास करने की, इसमें पावर रिसोर्सेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बिना कोई भी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं हो सकता, ना ही उसका स्थानीकरण हो सकता है, ना ही वो विकास कर सकता है। और ये पावर रिसोर्सेस देश की शक्ति को 4 गुना कर देते हैं और उसको एक अलग आयाम की ओर जोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह से हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की और ऊर्जा संसाधन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक वाणिज्यिक संसाधन के रूप में और दूसरा गैर वाणिज्यिक संसाधन के रूप में। 2 वर्गों में ऊर्जा संसाधन को बांट दिया जाता है। पहला वाणिज्यिक संसाधन और दूसरा गैर वाणिज्यिक संसाधन में। वाणिज्यिक संसाधन के अंतर्गत इसमें शामिल होते हैं खासतौर पे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें वाणिज्यिक संसाधन के अंतर्गत जुड़ते हैं। इसमें पेट्रोल, कोयला,
कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और जल शक्ति, इसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ये वाणिज्यिक संसाधन है। और वहीं गैर वाणिज्यिक संसाधन के अंतर्गत हम बात करते हैं, इसमें सौर ऊर्जा को शामिल कर लिया जाता है, पवन ऊर्जा को शामिल कर लिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें चारकोल, गोबर के गैस, उपले और पशु ऊर्जा को इसके अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। गोबर के उपले, जीव ऊर्जा के रूप में आने वाले चीज़ों को, चारकोल को, ये सभी चीज़ों को इसमें गैर वाणिज्यिक चीज़ों में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की, जो पावर रिसोर्सेज के ही अंतर्गत आते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। ये दोनों रूप परंपरागत ऊर्जा के जो साधन होते हैं, खास तौर पे इसमें शामिल कर लिए जाते हैं वही प्राकृतिक गैस को, पेट्रोल को, पेट्रोलियम, कोयला को, इनको परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में जोड़ लिया जाता है। और वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में यहाँ पर शामिल होता है पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन के रूप में, संसाधन के रूप में आते हैं। इस तरह से पावर रिसोर्सेज जो है इन वर्गों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे खनिज मिनरल्स के बारे में मैंने इससे पहले भी बात किया था कि भूगर्भ के भीतर या भूपटल के नीचे खोदकर निकाले जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे हम मिनरल्स कहते हैं, खनिज कहते हैं। और इस आधार पर खनिज को 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है, धात्विक खनिज संसाधन के रूप में, अधात्विक खनिज संसाधन के रूप में और ऊर्जा खनिज संसाधन के रूप में। जिनमें धात्विक खनिज के रूप में हम लेते हैं लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन, जस्ता, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि को। उसी तरह से आध्यात्मिक खनिज संसाधन के अंतर्गत हम हीरा, चूने का पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, इन सभी को हम लेते हैं। इसके अलावा जो ऊर्जा खनिज संसाधन है इसके अंतर्गत हम लेते हैं खासतौर पे थोरियम, यूरेनियम, पेट्रोलियम और कोयला, जिनमें कोयले की बात यहाँ पे हम करेंगे। इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कोयले के संदर्भ में। ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन कोयला, कोल, इसके बारे में हम बात करेंगे। पावर रिसोर्सेज कोयला। हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी और खासतौर पे ज़्यादा जो परिप्रेक्ष्य हम बात करेंगे, ज़्यादा संदर्भित हम बात करेंगे वो रहेगा हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में।
वैसे तो हम जानते हैं कि कोयला जो होता है कड़ा चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कार्बन के ही मात्रा के कारण ही इसमें उष्मीयता देखने को मिलती है, ना कि उसके रंग और रूप के निर्धारण से। लेकिन रंग और रूप का जो इसका निर्धारण जो होता है वो कार्बन की मात्रा के आधार पर ही होता है। इसकी जो जलने की जो शक्ति होती है, उष्मीयता होती है, ये सिर्फ कार्बन की मात्रा के आधार पर ही निर्धारित होती है। और इसीलिए भी इसको काले हीरे भी कहा जाता है, ब्लैक डायमंड कहा जाता है कोयला को। ब्लैक डायमंड की संज्ञा इसको दी गई है काले हीरे की। काले हीरे कहा जाता है। और इसमें कार्बनिक रासायनिक जो तत्व होते हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस कोयले में, इस पावर रिसोर्सेज के अंतर्गत। और इस आधार पर देखते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोयला, पावर रिसोर्सेज और खासतौर पे जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा के स्रोत हैं, साधन हैं। और कोयला शक्ति का परंपरागत जो साधन है या ऊर्जा ही है, और यह राज्य के उद्योगों के लिए एक आधारशिला का काम करती है, चाहे वह उद्योग सीमेंट उद्योग हो, उर्वरक उद्योग हो। बहुत ज़्यादा मात्रा में या इस्पात संयंत्र और ताप विद्युत गृह में इस पावर रिसोर्सेज का उपयोग होता है, इस कोयले का उपयोग होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि आज की जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उन औद्योगिक इकाइयों की जो धुरी है वो इसी ऊर्जा पर आधारित है। ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के जो मूल हैं उसमें कोयला ही रहा है। और शायद इसलिए ये औद्योगिक विकास को आगे ले जाने का कार्य करती है पावर रिसोर्सेज कोयला। और हम ये भी जानते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो कोयला के 131 क्षेत्र आते हैं। कोयले के 131 क्षेत्र हैं, जिनमें 90% जो क्षेत्र आते हैं वे गोंडवाना शैल के हिस्से से आते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि कोयला जो है एक कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बन की मात्रा इसमें समाहित होती है। आइए अब हम इसके उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं। कोयले की उत्पत्ति। कोयला का जो संज्ञा दी गई है काले हीरे के रूप में, वो शब्दमान अक्षरशः सत्य उतरता है। और कड़ा, चमकदार और उसमें ताकत के कारण आज यह पूरे संसार में, हमारे छत्तीसगढ़, भारत ही नहीं वरन पूरे संसार में यह एक पावर है, एक रिसोर्सेस के रूप में है। और संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को, वैज्ञानिक क्षेत्रों को, आर्थिक क्षेत्रों को ये आगे ले जाने का काम करता है। इसके बाद आइए हम कोयले की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। कोयला कठोर, चमकदार कार्बनिक पदार्थ होती हैं जो भूपटल के परतदार शैलों में पाई जाती हैं। विश्व के अधिकांश हिस्सों में कोयले का जो निर्माण हुआ है वह आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस
युग में हुआ है और ये खासतौर पे परतदार शैलों में पाई जाती हैं कोयला। और कार्बोनिफेरस युग की एक विशेषता ये है कि इस दौरान विश्व के अधिकांश हिस्से में उष्ण और आर्द्र जलवायु थी। उष्ण और आर्द्र जलवायु थी। ये उष्ण और आर्द्र जलवायु होने के कारण अधिकांश भाग जो थे पटल के वह दलदली हो गए और अधिकांश भागों में सघन वनों का विस्तार हो गया। दलदली भाग और सघन वनों का विस्तार, इस जलवायु के कारण यहाँ पर देखने को मिला कार्बोनिफेरस युग में, आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। इन दलदली वाले क्षेत्र और सघन वनों का जो विस्तार देखने को मिला इस युग में, इस समय कुछ भूगर्भिक हलचल हुए और इन भूगर्भिक हलचलों के परिणाम फलस्वरूप यह हुआ कि ये जितने भी सघन वन जो विस्तारित थे ये भूपटल के नीचे दब गए। दबने के बाद ऊपर के जो दबाव था पटल का दबाव और नीचे का उष्ण ताप, इन दोनों के कारण ये कालांतर में, ये सघन वन कालांतर में कोयले के रूप में तब्दील हो गए। कोयले के रूप में तब्दील हो गए और अधिक रूप से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, परतों में कोयले की मात्रा का विस्तार होने के कारण, अधिकाधिक मात्रा में होने के कारण इसको कार्बोनिफेरस युग के नाम से या कोयले के युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसकी उत्पत्ति है, इसका इतिहास है कि किस तरह से कोयले की उत्पत्ति हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं कोयले के प्रकार की। कोयले को उसकी रासायनिक ऊष्मीय शक्ति के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है। रासायनिक, कार्बन, ऊष्मीय संरचना के आधार पर चार वर्गों में या प्रकार में डिवाइड कर दिया गया है। 4 प्रकार से डिवाइड कर दिया गया है। पहला एंथ्रेसाइट कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला, चौथा पीट कोयला। ये 4 प्रकार हैं कोयले के रासायनिक, कार्बन, उसमें संरचना के आधार पर 4 प्रकार। इसमें पहला हम बात करेंगे एंथ्रेसाइट की। सबसे पहले बात करेंगे एंथ्रेसाइट कोयले की। इस प्रकार की यह कोयला की उच्चतम क्वालिटी है। इसमें कार्बन की जो मात्रा देखने को मिलती है हमें, कार्बन की मात्रा के आधार पर इसकी शक्ति इसमें आंकी जा सकती है। इसमें कार्बन की मात्रा 90 से लेकर 96% पाई जाती है। एंथ्रेसाइट में कार्बन की जो मात्रा होती है 90 से 96% पाई जाती है और यह अत्यंत उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। जब ये जलता है तो ऊष्मा ज़्यादा देता है और धुआं कम देता है, इसकी खास विशेषता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। भारत में यह जो क्षेत्र विशेष के रूप में यह पाया जाता है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, खास तौर में एंथ्रेसाइट जो कोयला है जिसमें कार्बन की 90 से लेकर 96% पाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर की ओर पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जम्मू और कश्मीर भारत के।
वहीं बिटुमिनस कोयले की जो प्रकृति होती है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, यह है 75 से 80% की। इसमें 75 से लेकर 80% कार्बन की मात्रा होती है और यह जो है गोंडवाना युगिन शैलों में पाए जाते हैं। गोंडवाना युगिन शैलों में ये पाए जाते हैं बिटुमिनस। गोंडवाना हमारा छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा, ये गोंडवाना हिस्से के अंतर्गत है, गोंडवाना युगिन शैलों के अंतर्गत है। ये वाला हिस्सा, ये दक्कन ट्रैप है। गोंडवाना हिस्सा, ये पूर्वी बुंदेलखंड के हिस्से, ये वाले हिस्से इसमें आते हैं। और छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना को हम देखें तो इसमें ये वाला जो भाग पोर्शन होता है, ये पूर्वी बुंदेलखंड का होता है। इसमें कोरिया, सूरत, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़ वाले जो हिस्से हैं, जांजगीर चांपा वाले जो हिस्से हैं, इधर वाले हिस्से इसमें आते हैं। दक्कन ट्रैप, जसपुर वाले हिस्से आते हैं। ये जो हिस्सा होता है भूगर्भिक दृष्टिकोण में अगर हम बात करें तो ये वाला हिस्सा होता है कडप्पा वाले हिस्से, और ये होता है धारवाड़ का हिस्सा, ये महानदी बेसिन के हिस्से। और प्रायद्वीप वाले भारत के जितने भी हिस्से होते हैं ये गोंडवाना युगिन शैलों के अंतर्गत हैं। प्रायद्वीप वाले भारत के हिस्से, प्रायद्वीप वाले भारत, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, महाराष्ट्र के हिस्से, कर्नाटक के हिस्से, तमिलनाडु के हिस्से, आंध्र प्रदेश के हिस्से, छोटा नागपुर का पठार के हिस्से, उड़ीसा के हिस्से, मध्य प्रदेश के हिस्से, छत्तीसगढ़ के खास हिस्से, उत्तरी भाग, और ये जितने भी हिस्से हैं ये आते हैं खासतौर पे गोंडवाना शैल, युगिन शैलों के हिस्से। जो भारत में 131 जो क्षेत्र हैं, खाने हैं कोयले के, इनमें 90% जो खाने हैं वे गोंडवाना युगिन शैलों से आच्छादित हैं, जमा वाले हैं। 90% ये अधिक से अधिक क्षेत्र खाने जो हैं यहीं से प्राप्त होते हैं, ये खासतौर पे कोयले के। इसके बाद है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है या 45 से लेकर 55% होती है, 55% होती है। 45 से लेकर 55% इसमें इसकी मात्रा देखने को मिलती है कार्बन की। और ये लिग्नाइट जो कोयला होता है ये भूरे किस्म का होता है, इसलिए इसे भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, भूरा कोयला। और इस तरह से बिटुमिनस और लिग्नाइट ये जो कोयले हैं, खासतौर पे भूरे कोयले की बात करते हैं। ये कोयला तमिलनाडु के हिस्से में ये पाए जाते हैं, तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले खासतौर पे ज़्यादा मात्रा में। और हमारे छत्तीसगढ़ में गोंडवाना शैल के युगिन शैलों की ओर इधर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हिस्से जो हैं तमिलनाडु में ही ये प्राप्त होते हैं लिग्नाइट के। इसके बाद पीट कोयले की प्रकृति आती है। पीट कोयला खासतौर पर इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 20 से लेकर 40% होती है। कार्बन की मात्रा 20 से 40% होती है और ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ये निम्न कोटि का कोयला होता है और ये खासतौर पे एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट के बाद इसकी रचना हुई है, रूपांतर हुआ है संक्रमणों से, उच्च ताप और दाब के कारण। आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में ये क्षेत्र, ये कोयला, और ये भी छत्तीसगढ़ के खासतौर पे गोंडवाना युगिन शैलों में अधिकांश हिस्सों में ही पाए जाते हैं पीट कोयला हिस्से। इसके बाद आइए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र,
मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य होकर निकला बना 1 नवंबर 2000 को, तब विस्थापित होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के जितने भी अमूल्य खनिज संसाधन के जो क्षेत्र रहे, खासतौर पे पावर रिसोर्सेस के अंतर्गत कोयला के, वे छत्तीसगढ़ के हिस्से में आ गए। और आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पावर रिसोर्सेस के रूप में काफ़ी समृद्ध संपन्न प्रदेश है और यहाँ पर कोयले के अनुमानित कई टन भंडार हैं और यहाँ पर उत्पादन भी कई लाख टनों में, मिलियन टनों में यहाँ पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य कोयला उत्पादन व भंडारण दोनों दृष्टिकोण में हम समृद्ध देखते हैं। यहाँ कोयले के लगभग 5,636 मिलियन टन संचित भंडार हम देखते हैं। 5,636 मिलियन टन कोयले के संचित भंडार यहाँ अनुमानित है। इस तरह से यह देश के 18.15% हिस्सा संचित भंडार के लिए रखता है। 18.15% इस आधार पर यह रखता है अपने पास। और ठीक इसी प्रकार से हम बात करें इसके उत्पादन की, तो यहाँ पर प्रदेश पूरे देश का 22.13% कोयले का उत्पादन करता है। 22.13% कोयले का उत्पादन करता है। देश की दृष्टिकोण में पूरे देश स्तरीय में ये 22.13% कोयले का उत्पादन ये एक अकेला छत्तीसगढ़ राज्य जो है करता है। इंडिया मिनरल ईयर बुक 2011-12 के सर्वे के आधार पर अगर हम बात करें तो इंडिया में छत्तीसगढ़ 5 शीर्ष क्षेत्रों में कहाँ पर आते हैं। ये खासतौर पे हम उत्पादन की बात करें, शीर्ष 5 राज्यों में तो कहाँ हैं हम। इसमें सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ ही राज्य आता है। दूसरे नंबर में आता है झारखंड। तीसरे में आते हैं ओडिशा। चौथे क्रम में आता है मध्य प्रदेश और 5वें क्रम में आता है आंध्र प्रदेश राज्य। ये 5 राज्य जो हैं इंडिया मिनरल्स ईयर बुक 2011-12 के सर्वे के आधार पर है। ये 2011-12 उत्पादन है। ये शीर्ष स्थान पर छत्तीसगढ़ था। यहाँ पर इस समय छत्तीसगढ़ में इस समय 11 हम डिजिट के हिसाब से चले 39-58 हजार टन का उत्पादन किया गया था। ग्यारह 39-58 इस डिजिट को हम लेके चले तो आपको याद करने में भी सुविधा होगी। 1000 टन जो है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा उत्पादन किया गया था और
शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया था इंडिया मिनरल्स ईयर बुक 2011-12 सर्वे के आधार पर। ठीक इसी तरह से ये शीर्ष स्थान उत्पादन के दृष्टिकोण में प्राप्त किया। वहीं हम बात करते हैं 5 शीर्ष राज्य संचित भंडार के दृष्टिकोण में। संचित भंडार के रूप में कौन कौन है, जिनमें पहला संचित भंडार में झारखंड, दूसरा ओडिशा और तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा मध्य प्रदेश। ये 5 शीर्षस्थ राज्य हैं संचित भंडार के अंतर्गत, जिनमें झारखंड पहला, दूसरा ओडिशा और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य था। ये छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति इस सर्वे के आधार पर इस समय यहाँ पर खासतौर पे 846.9 मिलियन टन 50,846.9 मिलियन टन जो है संचित भंडार आंकी गई थी, अनुमानित की गई थी। छत्तीसगढ़ भंडारित रूप में की गई थी छत्तीसगढ़ द्वारा। हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। इतने छत्तीसगढ़ के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया है। सबसे पहला उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र। पहले बात करेंगे उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र की। हम पहले चित्र की ओर चलेंगे, डायग्राम की ओर चलेंगे, 3D मैप की ओर चलेंगे। इसके आधार पे हम बात करेंगे। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में 2 क्षेत्र बांटे गए हैं, उत्तरी उत्पादक क्षेत्र और दक्षिणी उत्पादक क्षेत्र। जिसमें छत्तीसगढ़ का मैप यहाँ पे तैयार है। 7 राज्य जो छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करते हुए बाहरी सीमा बनाते हुए हम देख सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उत्तर की ओर उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व की ओर झारखंड और दक्षिण पूर्व की ओर ओडिशा, दक्षिण पश्चिम की ओर तेलंगाना, दक्षिण पश्चिम आंध्र प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। ये 7 राज्य सीमा बना रहे हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। 2 उत्पादक, उत्तरी उत्पादक क्षेत्र और दक्षिणी उत्पादक क्षेत्र। पहला उत्तरी उत्पादक क्षेत्र, उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र। इसमें हम पहले मैप देखते हैं। ये क्षेत्र है कोरिया का, ये क्षेत्र है सूरजपुर का, सूरजपुर जिला। ये क्षेत्र है बलरामपुर क्षेत्र। ये है सरगुजा।
ये है जशपुर, रायगढ़ और कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, हम केवल इस क्षेत्र की बात करेंगे, उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के विशेष तौर पे। उत्तरी उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्र ये हैं, खासतौर पे कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर को हम यहाँ पे अलग कर देते हैं क्योंकि ये दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोयला की प्राप्ति इस क्षेत्र से नहीं होती है, अतः हम ये वाला भाग को हम छोड़ देते हैं। केवल इन्हीं क्षेत्रों की हम बात करते हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा की पहले बात उत्तरी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले आता है तातापानी, रामकोला कोयला क्षेत्र। ये क्षेत्र तातापानी, रामकोला कोयला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये बलरामपुर, तातापानी, ये गर्म जल के लिए, सोता के लिए फेमस है। तातापानी बलरामपुर में तातापानी है और रामकोला सूरजपुर में, सूरजपुर जिले के क्षेत्र के अंतर्गत रामकोला आता है। इस तरह से बलरामपुर और सूरजपुर का जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत तातापानी और रामकोला कोयला क्षेत्र विस्तारित है और यह इस क्षेत्र में 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। 260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित है खास तौर पे, और यहाँ पर 3086 मिलियन टन 3086 मिलियन टन कोयले के संचित भंडार अनुमानित है। केवल हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि ये खनिज पदार्थ जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वे भूगर्भ के नीचे पाए जाते हैं, अतः उसका हम अधिकांशतः अनुमान ही लगा सकते हैं कि आकलन ही कर सकते हैं कि ये इतना हो सकता है। इसलिए इस आधार पर इस क्षेत्र में 3086 मिलियन टन कोयले की संचित भंडार अनुमानित हैं, मिलेंगे। ये दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, और ये खास तौर पे ये पूर्वी बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये दक्कन का क्षेत्र है और ये वाला जो भाग महानदी बेसिन के ये हिस्से, महानदी बेसिन के हिस्से, ये वाला पोर्शन जो है, बीच वाला जो हिस्सा है, ये कडप्पा शैलों के हैं और ये धारवाड़ शैलों के हैं। ये धारवाड़ युगीन शैलें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये जितने भी हैं भूगर्भिक संरचना की दृष्टिकोण की बात करें, ये कडप्पा युगीन शैलें हैं बीच में, और ये जो है ये सभी गोंडवाना युगीन शैलें हैं। ये दक्कन ट्रेप, ये पूर्वी बुंदेलखंड का क्षेत्र भी इसको कहते हैं। ये हिस्से उत्तरी वाले जो कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है इसमें आते हैं। एक बात ये भी यहाँ पर तय है कि जिन क्षेत्रों में खासतौर पे जो गोंडवाना युगीन जो शैलें हैं, यहाँ पर ही हमने बात किए थे कि 90% जो है भारत के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, उत्खनन वाले क्षेत्र हैं, माइंस वाले जो क्षेत्र हैं, 90 क्षेत्र जो हैं केवल इसी एरिया गोंडवाना युगीन शैलों के ही अंतर्गत आते हैं भारत के परिदृश्य में। और छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र इसमें आता है, उत्तरी कोयला क्षेत्र और दक्षिणी कोयला के क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा जो क्षेत्र है वह है
कोरिया उत्पादक क्षेत्र, कोरिया, ये कोरिया जिला, कोरिया जिले की बात। इस जिले के अंतर्गत 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र आते हैं, जिनमें सोनहट के क्षेत्र, दूसरा झिलमिली के क्षेत्र और तीसरा चिरमिरी के क्षेत्र। इसके अंतर्गत ये आते हैं सोनहट, झिलमिली और चिरमिरी क्षेत्र, जिसमें इस पूरा जो क्षेत्र है ये खासतौर पे 11,067 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। ये कोरिया उत्पादक का जो जितने भी क्षेत्र हैं, कोरिया वाला क्षेत्र ये है 11,067 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, फैला हुआ है। 11,000 माफ कीजिएगा 1167 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तारित है। 1167 किलोमीटर में कोयला उत्पादक, कोरिया का उत्पादक क्षेत्र, जिनमें सोनहट, झिलमिली और चिरमिरी ये तीनों क्षेत्र आते हैं। सोनहट की बात करेंगे हम, इस सोनहट क्षेत्र की बात करेंगे। सोनहट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोरिया का, और ये वाला भाग जो है कोरिया के पूर्वी वाले हिस्से में स्थित है। कोरिया के ये पूर्व वाले हिस्से में ये स्थित है सोनहट के भाग। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सोनहट, कोरिया के पूर्वी वाले भाग सोनहट। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि 852 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तार है। ये सोनहट का क्षेत्र, इसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र 852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विस्तारित है। और यहाँ पे 95 मिलियन टन, 95 मिलियन टन कोयले के संचित भंडार हैं यहाँ पर सोनहट क्षेत्र में, जो कोरिया के पूर्वी हिस्से में ये यहाँ पर सोनहट है, यहाँ पर आता है। इसके बाद है झिलमिली क्षेत्र। झिलमिली का जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा कोरिया का आता है। झिलमिली कोरिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा झिलमिली में आता है, और यहाँ पर झिलमिली का 185 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है यह इसमें विस्तारित है। और यहाँ पे 300 मीटर की मोटी परतदार शैलों की खासतौर पे कोयले की यहाँ पर विस्तारित अवस्था में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर 30 मीटर कोयले की मोटी अवस्था यहाँ पर विस्तारित रूप से इसके संस्तर पाए जाते हैं। कोयले के संस्तर यहाँ पे 300 मीटर में पाए जाते हैं, मोटाई लिए हुए, झिलमिली वाले क्षेत्र में, जो कोरिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में ये आते हैं। इस क्षेत्र में झिलमिली क्षेत्र है, यहाँ पर आते हैं। इसके बाद है चिरमिरी क्षेत्र। यह क्षेत्र कोरिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में भी यह क्षेत्र विस्तारित है, और 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित है। 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह चिरमिरी क्षेत्र जो है कोरिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में विस्तारित है, जहाँ पे 100 लाख टन संचित कोयले के भंडार अनुमानित है। 100 लाख टन कोयले के संचित भंडार यहाँ पर अनुमानित है चिरमिरी वाले क्षेत्र में, जो कोरिया उत्पादक क्षेत्र के ये 3 क्षेत्र आते हैं महत्वपूर्ण रूप से इनमें। इसके बाद आता है तीसरा विश्रामपुर कोयला उत्पादक क्षेत्र। तीसरा विश्रामपुर जो क्षेत्र है
ये सूरजपुर के अंतर्गत है विश्रामपुर क्षेत्र। इस विश्रामपुर क्षेत्र में 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है यह क्षेत्र। और यहाँ पर ये जो क्षेत्र इतने में फैला हुआ है और ख़ास तौर पे 1630 मिलियन टन यहाँ पर कोयले के संचित भंडार अनुमानित है। 1630 विश्रामपुर क्षेत्र में संचित भंडार कोयले के अनुमानित है इस क्षेत्र में, विश्रामपुर जो आता है सूरजपुर में, इसके पूर्वी वाले हिस्से में ये विश्रामपुर। आपको मैप में भी दिखा सकते हैं, ये सूरजपुर के ये पूर्वी हिस्सा विश्रामपुर का है। यहाँ पे ये विश्रामपुर क्षेत्र सूरजपुर के अंतर्गत। इसके बाद है चौथा है कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्तरी क्षेत्र है, यह है लखनपुर कोयला उत्पादक क्षेत्र। यह कोयला उत्पादक क्षेत्र लखनपुर जो है सरगुजा के अंतर्गत लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित है। 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लखनपुर विकासखंड में यह विस्तारित है, जो सरगुजा के अंतर्गत आता है लखनपुर हिस्सा। ये आप देख सकते हैं मैप में भी, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में, सरगुजा संभाग में ये लखनपुर एरिया, लखनपुर या कोयला उत्पादक क्षेत्र जो उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यह 449 मिलियन टन कोयले के अनुमानित संचित भंडार है यहाँ पे। इस क्षेत्र में और इस तरह से यह जो क्षेत्र है उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य को भरपूर मात्रा में पावर रिसोर्सेस, जिसको हम कोयला कहते हैं, ब्लैक डायमंड कहते हैं, उसका उत्पादन किया जाता है भरपूर मात्रा में। इसके बाद हम बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दक्षिणी कोयला क्षेत्र। दूसरा है दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र। दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र में से एक है और ये खास तौर पे महानदी बेसिन में पूर्व और पश्चिम दिशा में यह विस्तारित है। महानदी बेसिन के पूर्व और पश्चिम में, महानदी बेसिन के चित्रकला गंगा जिसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में से एक महानदी बेसिन के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में दिशा में यह दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र आता है, जिसमें इसमें भी कई क्षेत्र डिवाइड किए गए हैं, कई वर्गों में इसको डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला क्षेत्र आता है कोरबा क्षेत्र। पहला है इसमें कोरबा क्षेत्र। दूसरा आता है हसदो रामपुर क्षेत्र और तीसरा आता है मांड रायगढ़
क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हैं इसमें। दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत जो महानदी बेसिन के पूर्व पश्चिम में है। सबसे पहले बात हम करेंगे कोरबा क्षेत्र की। कोरबा क्षेत्र पूरे प्रदेश का सबसे प्रमुख, बड़ा और महत्वपूर्ण कोयले का उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर 1947 के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ है और यह लगभग 626 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है, फैला हुआ है। लगभग 626 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित है, फैला हुआ है। और यहाँ पर इस कोयले क्षेत्र में, कोयले का जो क्षेत्र है जहाँ पर यह उत्पादन किया जाता है, खासतौर पे कोरबा के दक्षिणी क्षेत्र में हसदो बेसिन क्षेत्र विद्यमान है। इस क्षेत्र से अधिकाधिक मात्रा में कोयले की उत्पादन की जाती है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा प्रथम उत्पादक है जो अधिकाधिक मात्रा में यहाँ से कोयले को उत्पादित करके देता है, कोरबा क्षेत्र। और इस तरह से हम देखते हैं तो इस भाग में 1,51,432.9 टन जो है यहाँ पर संचित भंडार अनुमानित है। 1,51,432.9 टन जो है कोयले के संचित भंडार अनुमानित है, इस क्षेत्र में अनुमानित है। 1,51,432.9 टन कोयले के संचित भंडार हैं कोरबा क्षेत्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो क्षेत्र है कोरबा, ये वाला हिस्सा, ये कोरबा, इसके दक्षिणी पूर्वी वाले जो भाग हैं इसमें आता है आपका हसदो बेसिन वाले क्षेत्र। ये जितने भी क्षेत्र हैं ये कोरबा हैं। ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं। दीपिका, कटघोरा और ख़ासतौर पे पाली वाले क्षेत्र है, सुहागपुर वाले क्षेत्र हैं, उर्गा वाले क्षेत्र हैं और रामपुर वाले जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में ख़ास तौर पे उत्पादन की जाती है कोयले की भरपूर मात्रा में। और यहीं से इस कोरबा क्षेत्र से ही हसदो के जो दक्षिण में हसदो जो नदी है, दोनों सिरे में इसके दक्षिण की ओर दोनों ओर स्थापित है, विस्तारित है। इस हसदो बेसिन के ही नज़दीक है कोरबा ताप विद्युत संयंत्र गृह। कोरबा ताप विद्युत संयंत्र गृह जो है यहाँ पर स्थापित है और यहाँ को कोयले की जो आपूर्ति इस क्षेत्र को की जाती है, बहुत ही नज़दीकी रूप से वहाँ पर उसकी आपूर्ति कर दी जाती है। इसके अलावा यहाँ से जो कोयले निकाले जाते हैं, उत्पादित किए जाते हैं, उसकी आपूर्ति जो है भिलाई इस्पात संयंत्र में भी की जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र में भी यहाँ से की जाती है। भिलाई स्टील संयंत्र और कोरबा ताप विद्युत संयंत्र या गृह, इन दोनों क्षेत्रों को यह आपूर्ति करता है, यहाँ से जो कोयला निकलता है उसे। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वह है हसदो रामपुर क्षेत्र। दूसरा हसदो रामपुर
क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है कोरबा सरगुजा एरिया को कवर करता है। हरदोरामपुर वाले क्षेत्र, कोरबा और ये सरगुजा वाले एरिया को ये कवर करता है, ये दोनों एरिया को ये कवर करता है, विस्तारित है। इन दोनों क्षेत्रों में ये जो हरदोरामपुर वाले क्षेत्र जो है विस्तारित हैं। खास तौर पे 1035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तारित है। 1035 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हरदोरामपुर वाले क्षेत्र जो विस्तारित हैं, जो दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे नंबर पर ये आते हैं। और यहाँ पर 10 करोड़ टन संचित भंडार हैं कोयले के, 10 करोड़ टन संचित भंडार हैं कोयले के, ये एक अनुमान है। इसके बाद तीसरा आता है मान रायगढ़ कोयला क्षेत्र। मान रायगढ़ कोयला क्षेत्र, ये महानदी के उत्तरी भाग की ओर है, ऊपरी भाग की ओर है। महानदी बेसिन के ऊपरी भाग में ये क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत ये रायगढ़ मान नदी वाले एरिया, इसके अंतर्गत रायगढ़ तो आता ही है, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, खरसिया, ये सभी हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। मान रायगढ़ कोयला क्षेत्र के अंतर्गत रायगढ़ आता ही है, घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, खरसिया, ये सभी क्षेत्र इसमें आते हैं। और यह क्षेत्र 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। 1036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। और यहाँ पर 21,853.6 मिलियन टन, 21,853.6 मिलियन टन, इन सभी में, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में 21,853.6 मिलियन टन कोयले के संचित भंडार अनुमानित है कि इतना मिलियन टन जो है इस क्षेत्र में मिलेंगे। मान रायगढ़ कोयला परिक्षेत्र के अंतर्गत, जिनमें घरघोड़ा, धर्मजयगढ़, खरसिया ये मुख्य क्षेत्र आते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें कई ऐसे ओपन माइंस हैं, खुला खाने हैं, क्षेत्र हैं जहां पर कोयले की अत्यधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है, जिनमें खास तौर पे डोंगा महुआ क्षेत्र खरसिया अंतर्गत, महुआपाली वाले क्षेत्र खरसिया में, मदनपुर क्षेत्र खरसिया में, और साथ ही साथ रायगढ़ के खास तौर पे दक्षिणी पूर्वी वाले जो क्षेत्र हैं, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर डोमनारा क्षेत्र है रायगढ़ के। ये क्षेत्र में आप देख सकते हैं डोमनारा वाले क्षेत्र यहाँ पे मिलेंगे आपको, रायगढ़ के इस हिस्से में डोमनारा वाले क्षेत्र यहाँ मिलेंगे। इनमें धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, खरसिया ये सभी क्षेत्र आप देख रहे हैं। ये क्षेत्र यहाँ पे, और ख़ास तौर पे तमनार, मिलूपारा, उर्बा की पहाड़ी और बरौद, घरघोड़ा के से मात्र 10 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग अंबिकापुर पर ये
बरौद ओपन माइंस हैं। इसके साथ ही साथ आमापाली धर्मजयगढ़ विकासखंड के अंतर्गत आमापाली क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर ओपन माइंस हैं, जहाँ पर भरपूर मात्रा में इस ओपन माइन से उत्खनन किया जाता है कोयले की। इसके अलावा तमनार के क्षेत्र को मैंने यहाँ पे बताया ही है, इंगित किया ही है। डोमनारा में क्षेत्र में 2 खाने हैं, जहाँ पर 1939 से यह उत्पादन जो है चालू हुआ, शुरुआत हुआ। डोमनारा में 1939 से 2 खाने हैं। डोमनारा 1939 में 2 खाने हैं, यहाँ पर चालू हुआ। और यहाँ पे खास तौर पे बहुत मात्रा में उत्पादन होता है कोयले का, और यह खास तौर पे रायगढ़ के उत्तर पश्चिम और पूर्वी वाले भाग में भी इसकी स्थिति देखने को मिलती है। खास तौर पे उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में, रायगढ़ के उत्तर और पश्चिम वाले हिस्से में ये देखने को मिलता है। ये उत्तर वाले हिस्से और ये पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पर ये स्थिति जो है देखने को मिलता है डोमनारा का। ये 2 खाने हैं। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है मान रायगढ़ नदी क्षेत्र, और ये खास तौर पे मान नदी के हिस्से जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। मान नदी का जो एरिया धर्मजयगढ़ को, खरसिया को कवर करता हुआ आगे बढ़ता है, और रायगढ़ के पास जो एरिया को एक घाटी एरिया के रूप में सभी एरियाओं को ये तब्दील करते जाता है एक बेसिन के रूप में। और यहाँ पर ये सभी गोंडवाना युगीन शैलें हैं, और यहाँ पर कोयले की अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन की जाती है, और प्रदेश को आपूर्ति के साथ साथ देश को भी आपूर्ति इसके द्वारा कर ली जाती है। इस दक्षिणी कोयला उत्पादक क्षेत्र और उत्तरी कोयला उत्पादक क्षेत्र जो प्रदेश के, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। और इस तरह से आज का यह जो लेक्चर है, जो खास तौर पे बेस्ड था पावर रिसोर्सेज के अंतर्गत, ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत, और हमने फोकस डाला था कोयले के ऊपर, और विद स्पेशल रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये संदर्भित था। और ये दोनों क्लास, एक क्लास BA फाइनल ईयर पेपर 2 यूनिट 4, और साथ ही साथ MA ज्योग्राफी 2nd सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले 3rd यूनिट के अंतर्गत मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, जिसमें कोल इसमें आता है। आज हमने अध्ययन किया, और आपको निश्चय ही यह लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा, ये मुझे विश्वास है। आपको सुनने और देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।